वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जियोग्राफी को लेकर। मैप बनाया है हमने, हाथों से ही बनाया है। काफ़ी टाइम भी लगा इसको बनाने में। इसी मैप के साथ इसी मैप को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पहलू है जियोग्राफी को काफ़ी वो आसान बना देते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा झूम रखा है ताकि आपको ये मैप अच्छे से दिख जाए और हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो जिले हैं हमने वैसे के वैसे बनाने की कोशिश की। जो भूभाग जहाँ पे है राजस्थान में, जहाँ पे उनको बांटा गया है, हमने वहाँ पे बनाने की कोशिश की। इनको समझते हैं। गाइड है हमारे पास है, उस गाइड से कुछ पॉइंट देखेंगे, उनको देखते हुए चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मैप को आज समझ लें जियोग्राफी के लिए। क्योंकि मैप के साथ जियोग्राफी पढ़ना काफ़ी अच्छा है। सिर्फ फैक्ट रटने से वो चीज़ें याद नहीं होती है, वो हम भूल जाते हैं या फिर रटना पड़ता है उसको। मैप के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगी और जब भी नोट्स बनाओगे तो वो सारी चीज़ें आप पे क्लियर होती चलेगी। शुरू करते हैं हम। राजस्थान को चार भौतिक भागों में बांटा जाता है, ठीक है। चार भौतिक भागों में बांटा जाता है। एक होता है मरुस्थल। मरुस्थल क्यों बनने के पीछे के कारण क्या है, हमने बात कर रखी है हमारी प्लेलिस्ट के, लेकिन आज थोड़ी बात करेंगे कि क्लास किसी एग्जाम के लिए नहीं, ये मैप को समझने के लिए जरूरी है। एक है मरुस्थल, एक है अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक है मैदानी भाग और एक है हाड़ौती का पठार। ये चार प्रदेश है राजस्थान के अंदर जो राजस्थान को अलग ही विशेष बनाते हैं, मतलब अलग ही विशेषता वाला राज्य बनाते हैं। हमारा देश जो भारत है उसका सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। लगभग 10.41% हिस्सा भारत का राजस्थान रखता है। अब सबसे बड़ा है और बॉर्डर पे स्थित है ये राज्य राजस्थान भारत के। किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा में स्थित है और उत्तर दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित जो राजस्थान है, ये राजस्थान सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाएगा। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाएगा किसी दूसरे देश के साथ। अब कौन सा देश है जो इसके साथ सीमा बनाएगा? तो राजस्थान के पूर्व दिशा के अंदर, नहीं, पश्चिम दिशा के अंदर जो क्षेत्र है वो है पाकिस्तान। जो राज्य देश है वो पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें हमको याद है, हमको ये चीज़ें क्लियर है क्योंकि हमने पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन काफ़ी बार काफ़ी अच्छे से हमने सब चीज़ों को पढ़ रखा है। हमको बात करनी है इस मैप को लेकर और किसी और चीज़ पे नहीं जाना है। ये जो आपको रेड रेड क्रॉस दिख रहे हैं, जो हमने ग्रीन पट्टी बनाई है यहाँ से, ये इसके इधर जो भाग है इसको मरुस्थल कहा जाता है। ये जो मरुस्थली प्रदेश है, ये जो मरुस्थली भाग है, ये राजस्थान के अंदर एक विशेष हिस्सा रखता है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आपको चार चीजें काफी कम देखने को मिलेगी। एक है खेती, एक है वर्षा, उपजाऊ मिट्टी और पानी। एक हो रहा है जनसंख्या। लेकिन दुनिया के काफी सारे मरुस्थल है जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी मरुस्थल में निवास करती है, तो वो मरुस्थली प्रदेश हमारा देश का है या राजस्थान का है, ठीक है। ये चीजें काफी कम हमको देखने को मिलती है। जब भी आप राजस्थान को पढ़ोगे, जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे या तो वो वर्षा को लेकर बनेंगे या पानी को लेकर बनेंगे। पानी से होगी नदियाँ, अपवाह तंत्र हो गया, झीलें हो गई, या फिर बांध हो गए, या फिर एनीकट हो गए। ये पानी को लेकर। वर्षा को लेकर बात करेंगे तो जलवायु हो गई, औसत जो वार्षिक वर्षा है वो चीजें हो गई। तो इनको लेकर हमको ये बात करनी पड़ती है। उपजाऊ मिट्टी की बात करेंगे तो जो मृदा टॉपिक है उसको लेकर। और वर्षा के अंदर ही जलवायु को काफी भागों में थॉर्नवेट ने अलग बांटा है, कोपेन ने अलग बांटा है, तो उनको लेकर बात की जाती है। खेती को लेकर अगर बात करें हम, तो आप समझ गए, खेती फसल जो सारी चीजें होती है। और जनसंख्या को लेकर बात करें तो जनसंख्या के अंदर ही फिर मृत्यु दर, जन्म दर कितनी है, कहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, कहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है, इन चीज़ों को लेकर बात की जाती है। हम आसानी से मैप के साथ
थोड़ा तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्थितियां यहाँ पे बनती होगी, ताकि कोई ऊपर से अगर क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए तो हम आसानी से उसका जवाब दे दें, चाहे हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा हो। काफ़ी अच्छे से हम समझ सकते हैं, समझना इसको। अब ये सारी चीज़ें हैं और यही तो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल किया जाता है। हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, देखना। जो हमको सिलेबस दिया जाता है इसमें जो टॉपिक हमारे आते हैं, देखना। राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। जब हम मैप को देखते हैं तो हमको विशेषताओं के बारे में पता लग जाता है कि इतने भागों में बांट रखा है, फिर हमको जाके डिटेल में पढ़ना पड़ता है। राजस्थान की जलवायु। जब हम वर्षा को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जब हम अच्छे से समझते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि जलवायु जो परिवर्तन के कारण है वो क्या क्या है। और जब जलवायु परिवर्तन के कारण को हम समझते हैं तो हमको ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। और फिर हमको जिले याद नहीं करने पड़ते हैं या रटने नहीं पड़ते हैं, वो समझ में आने लग जाते हैं हमको। जैसे कि अभी हम इस मैप को समझेंगे तो आपको क्लियर ही हो जाएंगे सारे। उसके बाद है कि मृदा। ये देखो मृदा, उपजाऊ मिट्टी को है या नहीं है, जलोढ़ है या नहीं है, रेतीली है तो क्यों है। जब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जब इनको समझने की मतलब हमारे अंदर में हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें समझनी है तो हम समझने लग जाते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बोरिंग टॉपिक ही है तो फिर समझ में नहीं आती ये चीज़ें। उसके बाद देखो उद्योग, जनसंख्या। जनसंख्या की हमने ये बात की तो ये रहा। उद्योग ऐसा है जो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। जैसलमेर की बात करेंगे तो यहाँ पे सोलर प्लांट, ये भी तो एक उद्योग ही है। मैदानी भाग की बात करेंगे तो चीनी मिले, क्योंकि फसल अच्छी हो रही, ये भी तो एक उद्योग ही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करेंगे या हाड़ौती की पड़ा चंबल नदी की बात करेंगे, बिजली उत्पादन करना, जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है वहां से बिजलियां उत्पादन करना, तो ये भी तो उद्योग ही है। क्या है ये, उद्योग ही तो है। ठीक है। उसके बाद जैव विविधताएं। जैव विविधताएं जो वन होते हैं, ठीक है, जैव यानी जीव, जीव की अलग अलग प्रजातियां, हम वनस्पति भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वनस्पतियां, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है अफवाह तंत्र, जो पानी की हमने बात की उसमें शामिल हो जाता है। मृदा हो गई, प्राकृतिक वनस्पतियां, तो जैव विविधताएं और वनस्पतियां, ठीक है, दोनों चीजें हो गई। जैव विविधता को इंग्लिश में समझना आपको अच्छे से याद आ जाएगा। जैव विविधताएं होती है, जैव विविधताएं का, हाँ, बायोडाइवर्जन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी उनको कहा जाता है। बायो मतलब आप समझ गए ना, जीव। उसके बाद है कि खनिज। तो राजस्थान की जमीन के अंदर से क्या चीजें, तो ये भी पूरे राजस्थान में कहीं से भी निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सोने की खदान जैसलमेर से ही निकलेगी, वो कहीं से भी हाड़ौती के पठार से निकल सकती है, मैदानी भाग से, अरावली से, कहीं से भी निकल सकती है। ये सिर्फ ऊपर चढ़े हुए भूभाग है, या तो उनके ऊपर मिट्टियां चढ़ गई या एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ गई। ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत में मौजूद थे, नहीं, कुछ प्लेटों के टकराने से इनकी स्थितियां बदली है प्रदेशों की, इसलिए हम अलग अलग विशेषताओं इनको लेते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण। राजस्थान में मरुस्थलीकरण क्यों हुआ, विकास के कारण क्या थे, इन चीजों को लेकर। तो देखो, सिंपल सी बात है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस एक ही चीज, इन्हीं चीजों पे आधारित है बस। इनको जब हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जब इनको अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। जब जैसलमेर की बात करेंगे, जब मरुस्थलीकरण की बात करेंगे, तो उसको रोकने के उपाय क्या किए गए, रोकथाम के उपाय क्या किए गए। जैसे कि मरुस्थल डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, जब इन चीज़ों के लिए और पेड़ों की पट्टियां बिछाई गई, काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए, तो ये एक योजना ही तो थी, है एक परियोजना ही तो थी है कि वहाँ पे एक अच्छा जीवन हम लोगों को दे सके। जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, हमने एक नहर बनाई और उस नहर को हमने बाड़मेर तक पहुँचाया। काफ़ी सारी सहायक नहरें उसकी बनाई, केनाल जो कहते हैं हमने वो बनाई। तो ये भी तो एक परियोजना ही है। क्यों बनाई गई, ताकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को शानदार जीवन दिया दिया जा सके। तो हमको पढ़ना क्या है, ये केनाल ही तो पढ़नी है। हर जिले के अंदर केनाल निकालना जरूरी था, क्योंकि हर जिले को पानी की समस्या से जूझ रहा था। तो जितने जिले हैं यहाँ पे उतनी केनालें निकाली गई होंगी।
और इन जिलों के अंदर भी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 10-15 लोग ही है, काफ़ी सारे शहर होंगे तो उन शहरों तक पहुँचाई गई होगी, गाँवों तक पहुँचाई गई होगी, उनके खेतों तक पहुँचाई गई होगी। तो कहाँ पे कैसी स्थिति है, कहाँ पे उतराव है, कहाँ पे चढ़ाव है, कहाँ पे ज़्यादा ढलान है, कहाँ पे आसानी रही है। जब इन चीज़ों पे जाते हैं, जब इनको समझते हैं, तब हमको इंटरेस्ट आता है कि हाँ, अब ये चीज़ें समझ में आ रही है। बाकी गाइड में कुछ पॉइंट दे देते हैं, उनको रटना से नहीं आती। देखो, पहला पॉइंट है कि राजस्थान के भौतिक विभागों के बनने का क्रम, राजस्थान के भौतिक विभागों के बनने का कारण। आप बताओ कि राजस्थान में जो भौतिक विभाग बने हैं, जो भौतिक प्रदेश बने हैं, उनका क्रम क्या हो सकता है। पहला पॉइंट है गाइड के अंदर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर ही ऊपर रख रखा है, तो हो सकता है कि काफी बार पूछा गया हो। तो बनने के क्रम क्या है, कोई ट्रिक आपने याद कर रखी होगी, तो ट्रिक को याद करो। तो ट्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझना। मान लो मैं कहूं कि एक समतल मैदान है, बिल्कुल ही एक समतल मैदान है जहाँ पे कुछ नहीं है। एक प्लेट आती है और यहाँ पे आके इसे टकरा जाती है। अब या तो ये प्लेट इसके ऊपर चली जाएगी या प्लेट इसके नीचे चली जाएगी। जब ये दोनों प्लेटें जाएगी तो एक प्लेट का ऊपर उठना तय है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों प्लेटें टकराए, ठीक है। तो या तो एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि नीचे भी चली जाएगी और ये ऐसे ही रह जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लेटें काफी चौड़ाई में काफी ज्यादा होती है, तो वो एक दूसरे को ऊपर उठा लेती है। अब हमको बात करनी है भूभाग की। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा ताकि बाद में उन चीजों से मैदान बन सके। तो सबसे पहले पर्वतों का निर्माण होगा ताकि उन पर्वत से कटाव हो सके, अपर्दन, अपक्षय और उसके बाद निक्षेपण, जमाव हो सके। तो अरावली पर्वतमाला सबसे पहले बनेगी, तब जाकर अरावली का कटाव होगा और अरावली के आसपास जितनी भी खाइयां हैं वो खाइयां मिट्टी से भरी जाएगी। तभी तो बाद में आगे चलकर मैदानी भागों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर किसी भाग का निर्माण होगा तो किसका होगा, मरुस्थली भाग का निर्माण होगा। बनने का क्रम में अरावली का निर्माण होगा। बनने का क्रम जो है सबसे पहले अरावली, क्यों, क्योंकि सबसे ऊंचा क्षेत्र सबसे पहले बनेगा। क्या अरावली को अगर राजस्थान से निकाल दिया जाए तो कोई ऐसा हिस्सा है क्या राजस्थान के अंदर जो अरावली जितना ऊंचा तो नहीं है लेकिन काफी ऊंचा उठा हुआ है। तो आप कहोगे कि हाड़ौती का पठार, ये राजस्थान में दूसरा ऐसा है जो काफी ऊंचा उठा हुआ है। कारण क्या है कि अरावली की ही तरह विंध्याचल श्रेणी है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। विंध्याचल कगार भूमि भी कहा जाता है, विंध्याचल श्रेणी भी कहा जाता है, विंध्याचल पर्वतमाला भी कहा जाता है, जहाँ से माही नदी निकलती है, जहाँ से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी इतनी बड़ी नदी है, इतना भराव क्षेत्र वाली नदी, तो आप सोचिए कि विंध्याचल श्रेणी है वो कितनी ऊंचाई पे होगी। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, तो ये जो इधर हमको मिलती है पर्वत श्रेणी, इसके कारण हमको हाड़ौती का पठार ऊंचा मिलता है, ठीक है। हाड़ौती के पठार के ऊंचा मिलने के कारण दूसरे नंबर पे जो क्रम आएगा बनने का वो कौन सा होगा, हाड़ौती का पठार होगा। उसके बाद अब आता है कंफ्यूज वाला करने वाला क्वेश्चन कि तीसरे नंबर पे किसको शामिल करेंगे, या तो मैदानी भाग को शामिल करेंगे या मरुस्थलीकरण को शामिल करेंगे। सोचो कि क्या कहा जाता है बार बार कि सबसे नवीनतम जो प्रक्रिया राजस्थान के अंदर है वो मरुस्थलीकरण है, और इसी को रोकने के लिए काफी सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे नवीन जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, मरुस्थलीकरण। तो हम इसको चौथे नंबर पर रखेंगे। तीसरे नंबर पे मैदानी भाग है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चीजें समझनी है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, फिर मैदानी भाग, और ये जब प्लेटें भारत में एशियाई प्लेट से टकराने लगी तब हुआ, जब ये भूमि के अंदर हलचल होने लगी, जब यहाँ पे खाइयाँ पड़ गई भूस्थल के अंदर और मैदानी भाग के अंदर, इन्हीं को भरने के लिए अरावली की जो मिट्टियाँ थी वो बिछती चली गई, जमाव होता चला गया, और मैदानी भाग और मरुस्थलीकरण का जो मरुस्थल तो नहीं लेकिन यहाँ पे जो जंगल था पहले, तो मैदानी भाग और जंगल दोनों का निर्माण एक ही साथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे मरुस्थलीकरण हो गया और यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ अरावली एक तरफ विंध्याचल श्रेणी है। इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन आगे एक पॉइंट आएगा उसमें समझ लेंगे।
यहाँ तक समझ में आया कि क्रम क्या है, ठीक है। राजस्थान के भौतिक विभागों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले है ऊंचाई के अनुसार बताया जा रहा है। सबसे पहले है अरावली पर्वतमाला। सबसे ऊंचा कौन सा है यहाँ पे? अरावली पर्वतमाला। अवरोही का मतलब होता है कि सही से बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऊंचा वही है। और उसके बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का अरावली व हाड़ौती वाला प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसको भी समझ लेते हैं। देखो, पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हुआ करते थे। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कब की बात है? जब एक क्या बोलते हैं, चट्टान देखी होगी, चट्टान होती है छोटी, मान लो इतनी, उसको आप जब जोर से पटकोगे ना नीचे तो टूट जाएगी। मान लो उसके दो हिस्सों में टूटी, तो एक हिस्सा अलग हो गया, एक हिस्सा अलग हो गया। जो हमारी जमीन थी वो भी एक चट्टानी रूप में थी, बड़ी विशाल, और उसके चारों तरफ पानी फैला हुआ था। कुछ क्रियाएं हुई होगी, उसके कारण वो हिस्सा दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूटने के कारण, ध्यान रखना, सिर्फ ऊपरी हिस्सा टूटा है, ऐसा नहीं कि पूरी चट्टान ही अलग हो गई। जब आप चट्टान को पटकोगे तो हो सकता है कि ऊपर दोनों हिस्सों में टूट जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऊपर से कुछ हल्की टूट जाए और बाकी वैसी कैसी रह जाए। इसी तरह 7 प्लेटें टूटी, ठीक है, अलग अलग। अब समझना, जब वो ऊपर की परपट्टी होती वो अलग होने लगी, जब टूट के वो अलग चलने लगी, तो उसके कारण हमने जो 7 प्लेटों में जो टूटा, उस हिस्से को हमने क्या किया कि 4 को अलग बांट दिया और 3 को अलग बांट दिया। तो घोड़वाड़ा लैंड के अंदर जो हिस्सा हमने रखा, वो हिस्सा कौन सा था? हमारा राजस्थान और हमारा भारत। ये अफ्रीकन प्लेट के साथ, फिर अफ्रीकन प्लेट टूटती है, वो भारत के साथ टकराती है। तो घोड़वाड़ा लैंड और अंगारा लैंड। तो जब घोड़वाड़ा लैंड टूटा था और जब ये अफ्रीका का हिस्सा था, उस वक्त विंध्याचल श्रेणी का निर्माण हो चुका था, और उस वक्त अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण भी हो चुका था। अभी हमने यही तो समझा कि अरावली पहले ही थी और हाड़ौती का पठार भी पहले ही था। बाद में यहाँ पे खाइयाँ बन गई थी, और जब ये खाइयों को भरने का काम किसने किया है? ये काम किया है अरावली पर्वतीमाला ने। तो ये इस हिस्से को बोला जाता था, भारत की जो प्लेट है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता था। अब आप बताइए, जो निर्माण अरावली की मिट्टी के द्वारा इन मैदानों को भरने के लिए हो रहा है, क्या हम उसको ये कहेंगे कि ये गोंडवाना लैंड के द्वारा प्लेटों के टकराने से बना है, या ये कहेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टी ही यहाँ पे इस क्षेत्र को निर्मित करती है? तो हम ये कहेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के द्वारा ही यहाँ पे निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यही तो कह रखा है, राजस्थान का अरावली व हाड़ौती वाला प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो हिस्सा है ये। जबकि पश्चिमी मरुस्थल व पूर्वी मैदानी भाग उत्तर विशाल मैदान है, ठीक है। उत्तर विशाल मैदान। अब उत्तर विशाल मैदान कहाँ से आया ये बताओ? उत्तर विशाल मैदान, जो 33 सागर था, जब प्लेटें टकराई और जब वो प्लेटें ऊंचे ऊपर उठी, तो 33 सागर पीछे हट गया। पीछे हटा तो जो वहां पे मिट्टी थी प्रायद्वीपीय भारत की, वही मिट्टी तो यहाँ पे बिछ गई। तो हम यही कहेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर जो मिट्टियां थी, वही मिट्टी तो इस क्षेत्रों में बिछी। क्लियर होना चाहिए चीजें, कि हमने ये कहा कि मान लो कि ये चट्टान है जो प्रति दो हिस्सों में अलग हुई थी ऐसे, तो हम क्या समझते हैं इसको? हम ये समझते हैं कि दो टुकड़े बिल्कुल ही अलग हो गए। ध्यान रखना, पूरी पृथ्वी कभी अलग नहीं होती है। अगर पूरी पृथ्वी अलग हो जाए तो हम खत्म हो जाएंगे, हम ही नहीं बचेंगे, डूब जाएंगे हम। पृथ्वी के ऊपर की एक पट्टी होती है, मतलब कि शर्ट मान लो, पेंट मान लो, आप कपड़ों की दुकान पर जब जाते हो तो पेंट पड़ी रहती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा रखी होती। तो तीन परतें होती है यहाँ पे, तो 3 पेंटें मान लो, एक पेंट को आप हटा दो तो क्या दोनों पेंट अलग हो जाएगी? क्या नहीं, वो वहाँ पे स्थिर है, उनकी जगह पे है। वो एक पेंट, फिर उस पेंट के 7 टुकड़े करो और उन 7 टुकड़ों को बिखेर दो किस पे? उन्हीं 2 पेंटों के ऊपर।
अब समझ में आ गया होगा कि क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ ऊपर की परपट्टी अलग हुई है, ना कि प्रति। तो जो प्लेटें टकराती है तो उन परपट्टी अलग हुई, उनके नीचे जो मिट्टियां होती है वो उठ के ऊपर उठने लगती है, और वो जो मिट्टियां होती है वो लिक्विड फॉर्म में भी होती है, वो रेतीली भी होती है, जो वनस्पतियां होती है उनके जो खाद होते हैं वो भी होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बिछ जाती है, और कुछ खाइयाँ रह गई वो अरावली की मिट्टी के द्वारा भर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार के मरुस्थल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ये तो सबको पता है। 2,09,142 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये तो फैक्ट है। गर्मियों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ क्या है यहाँ पे, ना तो खेती है, ना वर्षा है, ना पानी है, तो गर्मी है, और गर्मी है तो काफी ज्यादा गर्मी है, रेत है तो गर्मी गर्मी होगी, और गर्मी होगी तापमान ज्यादा ही होगा। उसको समझने की क्या है। 100 जनसंख्या घनत्व यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है वो 103 है यहाँ पे। ठीक है, मरुस्थल का। उसके बाद और पॉइंट होगा इसमें, देखते हैं। हाँ, एक और है इसमें कि 2 पॉइंट और देखते हैं। यहाँ से 0 से लगाकर 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो तो किसमें है, जैसलमेर के, शुष्क जैसलमेर के अंदर, जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही। 0 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो बारिश, ये मान के चलो कि बारिश ही नहीं होती। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो बढ़ने लगती है तो यहाँ पे जमाव क्षेत्र बढ़ने लगता है, तो यहाँ पे हल्की हुल्की खेती भी हो जाती है, लेकिन इधर तो खेती करना काफी मुश्किल है। फिर नहर नहर चलाई गई, तो नहर के द्वारा थोड़ी सुविधाएं हुई लोगों को, खेती करना सारी मुश्किलें, तो हम कह सकते हैं कि 25 से माइनस कम वर्षा शुष्क मरुस्थल की तरफ, फिर बढ़ेगी तो 25 से 50 तक अरावली के और अर्धशुष्क के बीच में। अरावली जो है वो, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा रेखा। फिर यहाँ पे एक हिस्सा आता है मैदानी भाग, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक, फिर यहाँ पे 120 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। झालावाड़ के अंदर 150 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। हम कह सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, उपाद्र, ठीक है, फिर आर्द्र, फिर अति आर्द्र, ये हिस्से बनते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल, विश्व का नवीनतम मरुस्थल है। देखो, जो लाइन हमने बोली थी वही आ गई। हमने क्या बात की थी कि इसकी जो प्रक्रिया हुई राजस्थान में सबसे बाद में यही बना है, तो काफी नवीन है। जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे रही है तो उस वक्त मरुस्थल नहीं हो सकता है, और होगा तो काफी कम क्षेत्र में होगा, मतलब ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है मरुस्थल। अभी हरियाणा तक पहुंच चुका है ये। देखो कैसे पहुंचा ये अरावली है हिस्सा, इस क्षेत्र में पड़ता है हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हरियाणा। यहाँ पे अरावली खत्म हो रही है, मतलब धीरे 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 वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ऊंचाई भी तो कम हो रही है। तो जहाँ पे चोटियां नहीं और जहाँ पे रास्ते मिल जाते हैं, छोटे छोटे रास्ते, जो दर्रे होते हैं ना, यहाँ पे वहाँ पे ऊंची दर्रे होते हैं, वही दर्रे समझ लो आपके वो रास्ते हैं। तो यहाँ से जो रेतीली मिट्टियां हैं वो उड़ के कहाँ पे हरियाणा की तरफ बढ़ रही है। तो हरियाणा में हमको मिट्टियां देखने को मिलती है, रेतीली मिट्टी, भूस्थलीकरण देखने को मिलता है। कारण क्या है, यही कारण है, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया इधर, क्योंकि अरावली यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है मरुस्थल। ठीक है, हरियाणा की स्थिति यही है, देखना। और यहाँ पे होने के कारण, और यहाँ पे अरावली खत्म हो रही है, वापस देख लो, यहाँ पे ये अरावली का जो हिस्सा है ये दिल्ली रायसीना हिल तक ये जाते समाप्त हो जाती है, तो मतलब ये धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है यहाँ पे इधर। तो काफी मतलब दो चोटियों के अंदर फिर समतल मैदान की तरह यहाँ पे चीजें आने लगती है। इसीलिए तो जो यमुना नदी है वो यहाँ से होकर निकलती है। अगर अरावली ज्यादा ऊंची होती तो कोई नदी यहाँ से निकल पाती क्या? आप सोचो, यहां से लगाकर यहां तक कोई भी नदी ऐसे आड़ी आ पा रही है क्या? नहीं आ पा रही है। कारण, क्योंकि ऊंचाई काफी ज्यादा है। यहाँ से हमको यमुना नदी देखने को मिलती है, यमुना नदी देखने को मिलती है, हरियाणा में होकर नहीं आती है वो, लेकिन देखने को तो मिलती है ना। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अरावली की ऊंचाई धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आगे बात करते हैं। सम जैसलमेर, यह राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र है। सम जैसलमेर हमको यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पे बारिश ही नहीं है, ठीक है, तो उसी को लेकर कहा गया है। ये जो हमने बनाया हिस्सा 41.5% क्षेत्रफल रखता है।
और बाकी ये शुष्क मरुस्थल 58% हिस्सा रखता है। ये है पथरीला मरुस्थल जहाँ पे हमको पत्थर देखने को मिलते हैं, और बाकी ये जो है ये है रेतीला मरुस्थल। ठीक है, दो प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं। 58.5%, 41.5% पथरीला है। उसके बाद हमको एक रेत मरुस्थल मिलता है जो इनके आसपास मिलता है। ये ऐसा है जहाँ पे हमको क्या मिलते हैं, रेत भी मिलती है, इसको मिश्रित मरुस्थल कहते हैं कि पत्थर भी मिलती है, रेत भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1977-78 के अंदर। मरु विकास कार्यक्रम, मरु यानी कि मरा हुआ। ठीक है, यह योजना राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर 100% केंद्र सहायता से शुरू की गई, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये चलाई गई थी। वर्तमान में इसमें केंद्र राज्य सरकार के 75-25 मतलब 25% फिर राज्य सरकार को शामिल कर लिया गया इसमें। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर जिलों में ये फैली हुई है। ठीक है, लघु सिंचाई योजनाओं का विकास करना जो कार्य है इसमें, मरुस्थलीकरण को रोकना, पशुपति को मरुस्थलीकरण को रोकना ही है बस। ठीक है, कृषि मरुस्थलीकरण को रोक दिया जाएगा तो सारी चीजें बढ़ने लग जाएगी। अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल को समझना, ये शुष्क मरुस्थल है, उसके ही टच में अर्धशुष्क मरुस्थल फैला हुआ है। 1, 2, 3 और 4, 4 भागों में हम इसको बांटते हैं। शेखावाटी, घग्गर का मैदान, और ये जो नदी है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है माता जी के मंदिर से, और ये होते हुए फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। लेकिन इसकी एक शाखा हमको लाठी सीरीज के रूप में जैसलमेर में देखने को मिलती है, जो मोहनगढ़ से, पोखरण से मोहनगढ़ तक की 80 किलोमीटर की जो पट्टी है, 60 किलोमीटर की, वहां पे तो हमको कहा जाता है कि घग्गर नदी का अवशेष या कोई सहायक नदी हो सकती है। तो हमने एक नदी ऐसे बना दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हिस्सा पहले जंगल हुआ करता था। तो ये जो क्षेत्र है, तो आज भी यहाँ पे हमको पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। नदी तो आती नहीं है बह के यहाँ पे, तो जो मिट्टी मिलेगी पुरानी ही मिलेगी, इसको भी समझ लेना। 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टियां होती है, एक होती है नवीन और एक होती है पुरानी। जहाँ पे नदियां हमेशा पानी लेके आती है, हमेशा बहती रहती है, वो हमेशा अपने साथ कुछ मिट्टियां बहा के लाएगी, और वो क्या करेगी कि जो पुरानी मिट्टी है उसी के ऊपर लाके और बिछा देगी। तो उस मिट्टी के अंदर काफी सारे पोषक तत्व आएंगे। एक तो चीजें हैं पड़ी हैं काफी सारी, तो उनके अंदर पोषक तत्व है जो मर रहे हैं और मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एक है जो उसके ऊपर नई चीजें लाके डाल दी गई, नए पोषक तत्व, तो वो पुराने वालों को भी जिंदा कर देगी और नए वाले जो हैं वो, और फिर ठीक है। तो इसीलिए ये उपजाऊ होगी कि नहीं होगी बताओ? पुरानी है तो उपजाऊ होगी कि नहीं होगी? ठीक है, कमेंट करना आंसर। और नवीन है तो उपजाऊ होगी कि नहीं होगी? हमने कहा कि नवीन मिट्टी आएगी, वो अपने साथ काफी सारे पोषक तत्व लाएगी, तो उपजाऊ जो मिट्टी होगी कौन सी होगी? नवीन मिट्टी होगी। और जो उपजाऊ नहीं होगी, अनउपजाऊ होगी, कौन सी? पुरानी होगी, वो पड़ी है, उसमें मर चुकी है वो मिट्टी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यह घग्गर का मैदान, फिर यह शेखावाटी क्षेत्र, फिर यह है यहाँ पे नागौरी उच्च भूमि, और यह घोड़बड़ा क्षेत्र, पाली लूनी बेसिन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो जिले हमने बनाए हैं, ये देख लेना आप, अच्छे से दिख रहे होंगे कि कौन सा जिला कहाँ पे। आप इनमें ऐसे कैसे मैप बना के इनमें नाम लगा सकते हो कि हाँ ये, तो आपको काफी डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब देखना, यहाँ पे अजमेर की नाग पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। लूनी नदी नागौर, ब्यावर, यह जोधपुर, यह पाली, ठीक है, फिर ये बालोतरा, बाड़मेर, जालोर में, सांचौर में होते हुए ये नदी चली जाती है। बालोतरा में जैसे ही प्रवेश करती है नदी खारी हो जाती है। इसका भी एक कारण है कि आज से लगभग 100-150 सालों पहले यहाँ पे एक लबालब समुद्र हुआ करता था। जो गुजरात में जो समुद्र है वो यहाँ तक फैला था, तो खारा होता है पानी, मिट्टी खारी है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे खारा हो जाता है पानी, और यहाँ पे इनको इसको नमकीन नदी, लवणवती नदी भी कह देते हैं। बालोतरा से बात की, एक जवाई नदी पाली से निकलती है, बांध बना हुआ है इस पे, जवाई बांध, और ये नदी
बाड़मेर में आके यहाँ पे मिल जाती है। किसके अंदर? इसके अंदर। हमको समझना ये है मैप में कि यहाँ से लगा के जो इसका ढलान है, वो ढलान हमको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। लोनी बेसिन का पूछ लिया जाए कि ढलान किस तरफ मिलता है हमको राजस्थान में इस क्षेत्र का, तो आप क्या बताओगे? दक्षिण में और पश्चिम में। यहाँ से घग्गर नदी आ रही है, तो घग्गर नदी का जो ढलान हमको मिलता है किस तरफ मिल रहा है आप देख सकते हो, दक्षिण और पश्चिम में। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये नदी डाई नदी यहाँ पे इसमें आके मिल रही है, ठीक है, लोन नदी में। तो ये जो क्षेत्र है इसका किधर ढाल किधर मिल रहा है? इधर। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, और इसीलिए तो हम इसको कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। इसीलिए तो इसको कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। भाई कांतली नदी है, वो सारी नदी उधर जा रही है, लोनी नदी इधर जा रही है, ये जो नदी है वो इधर जा रही है, तो मतलब ये क्षेत्र ऊपर उठा हुआ है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? नागौरी उच्च भूमि। ये है माही नदी। यहाँ पे माही नदी आती तो है उत्तर की तरफ, लेकिन वापस दक्षिण में चली जाती है। दक्षिण में चली जाने के कारण जो नदी, इसको नदी को हम दो बार माही जो वो कर्क रेखा है उसको काटने का काम करती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हिस्सा है उदयपुर वाला, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, हमको ऊंची ऊंची चोटियां मिलती है। यहाँ से एक नदी निकल रही है, देखो, वो नदी इसमें जाके मिल जाती है। मिलने के बाद वापस किधर? इधर। तो यहाँ पे जो हिस्सा है ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो भाग है राजस्थान का, वो उसका ढलान किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। और यहाँ से फिर एक ये नदी है बनास नदी, बेड़च नदी, और ये है गंभीरी नदी। दोनों नदियाँ बनास में जाके मिलती है, और बनास में मिलने के बाद ये सवाई माधोपुर में वहाँ पर जाके मिल जाती है। यहाँ से एक नदी है, ये निकलती है, ठीक है, ये डाई नदी है, ठीक है, नदी का नाम निकल गया, कोई बात नहीं। यहाँ से नदी निकलती है, देखो, राजसमंद से। इसका ढलान किस तरफ है? ये। इसीलिए कहा जाता है जो अरावली है वो दो भागों में बांटने का काम करती है राजस्थान को, पानी के आधार पे भी, वर्षा के आधार पे भी, भूभाग के आधार पे भी, और तापमान के आधार पे भी। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे हो तो देखना। बारिश जो होती है, बंगाल की खाड़ी की बारिश यहाँ से आती है, यहाँ पे टकरा के बारिश करती है अच्छी खासी। इधर से कोई धारा आए तो इधर तो कोई समुद्र ही नहीं है ना, जो वो अरब सागर है वो तो काफी दक्षिण में है, इधर तो कोई समुद्र ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बंगाल की खाड़ी के आने वाली धारा को यहाँ पर रोक लेती है। ठीक है, दो चीजें हो गई। तो वर्षा का डिवाइडेशन कर रही है कि नहीं कर रही है, कि एक तरफ तो यहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है, एक तरफ यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है। तापमान, बारिश नहीं हो रही, तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही, तापमान घट रहा है। ठीक है, उसके बाद पानी, तो एक नदी तो इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है। ठीक है, डिवाइडेशन हो रहा है। उसके बाद भूभाग, तो राजस्थान का आधा भूभाग इधर है, आधा भूभाग, आधा तो जैसलमेर तो फिलहाल 61.11% पर कहा जाता है भूभाग के आधार पे, तो ठीक है, मान लेते हैं हम भी क्या है, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक चंबल नदी है, देखो इसकी जो है वो ढलान इधर है, इसका भी ढलान इधर है। तो मतलब यहाँ से लगा के इस भूभाग का पूरा ढलान किस तरफ जाएगा? वो जाएगा उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ। ये ढलान समझ में आ गई तो आप सारी चीजें समझ में आ जाओगे, ये पूरा मैप आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये खेल जो है वो ढलानों का ही है। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है हर एक चीज के आधार पर। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। इसको कहा जाता है शुष्क मरुस्थल, देख देख के बता देते हैं। इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, और इसको कहा जाता है उपाद्र। ठीक है, इसको कहा जाता है अति आर्द्र मैदानी भाग, अति आर्द्र नहीं आर्द्र, इसको उपाद्र, इसको अति आर्द्र, और इसको अति आर्द्र। क्योंकि देखना, झालावाड़ का जो हिस्सा है ये आ रहा है विंध्याचल श्रेणी की तरफ, काफी ऊंचाई पे है। और यहाँ पे हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि माही नदी का वापस इधर घूम जाना, ये क्षेत्र हमको बता रहा है कि यहाँ से जमीन ऊपर उठी हुई है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि जो ये हिस्सा है यहाँ पे, ये हिस्सा है यहाँ पे,
ये राजस्थान का नहीं है तो मतलब यहाँ पे कोई जमीन ही नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो जमीन होगी ना। तो दूसरी चीज, चंबल नदी जो है वो इस तरफ जा रही है। अगर यहाँ पे ऊंचाई नहीं होती तो चंबल नदी तो इधर आनी चाहिए ना, ये इधर क्यों जा रही है? ये माही नदी में मिल जाती, क्योंकि यहाँ पे हमको काफी ज्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है। यहाँ पे काफी ज्यादा ऊंचाई देखने को मिलती है, इसके कारण यहाँ से टकरा के सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में झालावाड़ के अंदर हो जाती है। इसीलिए इस जिले के अंदर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसलिए इसको अति आर्द्र जलवायु कहा जाता है। खेल ढलान ढलान का हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद ही बताओ। माही नदी का इधर घूम जाना, चंबल नदी का इधर चले जाना, मतलब यहाँ पे हमको ये वजह स्थिति बता रही है कि यहाँ पे काफी ऊंची जमीन है। ऊंची जमीन होने के कारण बादलों का यहाँ पे टकराना और यहाँ पे बारिश कर देना। अब यहाँ पे हो सकता है अगर राजस्थान का कोई जिला होता तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे हो रही होती, लेकिन यहाँ पे राजस्थान का कोई जिला है ही नहीं। इसलिए राजस्थान की बात करनी है तो राजस्थान में फिर हम किसको, झालावाड़ की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको झालावाड़ के अंदर जिले देखने, एमपी के अंदर हम क्यों देखने जाए, इसलिए। और ये स्थिति यहाँ पे जालोर। अब देखो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो जिला आ रहा है वो सिरोही आ रहा है यहाँ पे, ये रहा सिरोही, जिसके सिरोही के अंदर ही अरावली पर्वतमाला हिस्सा खत्म होता जा रहा है, फिर यहाँ पे उधर पश्चिमी मस्तूल आ रहा है, तो इस हिस्से को खत्म होता जा रहा है यहाँ पे, और ये सिरोही हमको मिलता है, तो सिरोही पहला है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश होगी। और दूसरी चीज, हमको यहाँ पे 1722 मीटर की चोटी मिल जाती है, सबसे ऊंची चोटी मिल जाती है 1722 मीटर की। इसके कारण क्या होता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी, सिरोही के अंदर होगी, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सिरोही नहीं होता, यहाँ पे 1722 मीटर की चोटी नहीं होती, और वो मान लो यहाँ पे होती, तो बारिश सबसे ज्यादा यहीं होती, क्योंकि बादल इसके टकराने के बाद बारिश यहीं पे करते हैं। अब जो बारिश हो रही होगी वो गुजरात के इस हिस्से में सबसे ज्यादा हो रही होगी, लेकिन राजस्थान का जिला ही नहीं है वो, तो हमको तो जिला देखना है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि माउंट आबू के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। बाकी इतने ऊंचे बादल पहुंचना, वहां पे तो बर्फ जम जाता है, तो इतने ऊंचे बादल पहुंच के बारिश नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे बादल जाके बारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे झालावाड़ के अंदर भी उतनी बारिश हो रही है। यहाँ पे तो हमको 1722 मीटर की चोटी नहीं मिल रही, यहाँ पे तो हमको 800 मीटर की ऊंचाई मिल रही है बस, तो भी माउंट आबू को टक्कर दे रहा है पूरा जिला, तो इतनी ऊंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन दक्षिण के अंदर हमारे पास कोई दूसरा जिला नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सिरोही के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है माउंट आबू के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये बात होगी जलवायु को लेकर। यहाँ पे बारिश क्यों नहीं हो रही है वो समझ लेना कि अरब सागर से जो मानसून आता है दक्षिण से होके, वो समांतर होके निकल जाता है, ठीक है, समांतर होके निकल जाता है, इसके कारण यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती इस हिस्से में। अब यहाँ पे बारिश नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ पे टीले बनते हैं, टीले मतलब रेतीले। अब जब लू चलेगी तो यहाँ पे आपको पता है क्या है, क्षेत्र बनता है ना, सबसे तापमान गर्म क्षेत्र, हवा चलती है, फिर हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है, नई हवा उस जगह को भरने आती है। जैसे एक बोतल है, आपने हवा भर रखी है, उस बोतल का ढक्कन खोल के दबा दो, जब आप छोड़ोगे ना वापस बोतल को तो उसमें हवा वापस भर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस बोतल की हवा खाली कर दी। लेकिन जब जब भी हिस्सा खाली मिलेगा वहां पे हवा पहुंच जाएगी, उसको भर देगी। यही चीज यहाँ पे होती है, जब भी कोई स्थान खाली होगा हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, भरने के लिए नहीं हवा आएगी। तो ये चक्र जो चल रहा है, ये यहाँ पे लू चलती है, तो लू हमेशा राजस्थान की बात देखो, लू हर एक दिशा में चलती है, ऐसा नहीं है कि इधर चलेगी। लेकिन जैसलमेर ये जो स्थान है, यह कहाँ पे है, यहाँ पे, तो पश्चिम से किस तरफ चल सकती है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगी, पश्चिम से दक्षिण की तरफ चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान जैसलमेर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो पाकिस्तान की तो बात ही क्यों करें, हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि लू जो चलती है राजस्थान में वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, ठीक है, या पश्चिम से पूर्व और दक्षिण की तरफ चलती है। ये जो हिस्से हमको मिले हैं, इनके कारण टीले बनने की कहानी भी यही है। राजस्थान में जो टीले बनते हैं उनकी भी यही कहानी है। कहानी यह है, जैसे बरखान है, बरखान काफ़ी लंबे और काफ़ी तेज गति से बनने वाले टीले हैं, अर्धचंद्राकार है या अनुप्रस्थ हो गए, तो हवाओं की दिशा निरंतर बदलती रहती है, उनके कारण नए नए टीलों का नाम दे दिया गया है
कि इस तरह हवा चलेगी लगातार तो बरखान बनते रहेंगे। हवा चारों तरफ से चलेगी तो क्या बनेंगे, तारा बालू का स्तूप, नेटवर्क। ठीक, इस तरह इधर से कोई हवा आ रही है, हवा की धारा आ रही है, ठीक है, एक नाम है उसका पश्चिमी, पश्चिमी बोलते हैं उसको। निकल गया जो, ठीक है, वो इधर चल रही है, एक लू चल रही है, एक इधर से हवा चल रही है, इधर से चल रही है, चारों तरफ से हवा चल रही है, तो वो जो रेत होती है वो चारों तरफ ऊपर उठती रहती है, तो फिर क्या वो एक तंबू की तरह बन जाती है, ठीक है, गुंबद की तरह बन जाती है वो। जो बौद्ध धर्म में आपने देखे होंगे, पिरामिड देखे होंगे, पिरामिड की तरह। ये हो गई बात जैसलमेर को लेकर। आगे एक और पॉइंट हो उसको देखते हैं। जलवायु के अंदर पढ़ेंगे शरद ऋतु और शीत ऋतु, उसमें से काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट दे रखे हैं, देखो, रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पे मिलेगी ये, तो इसके अंदर दे रखा है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन, ये पूरे जैसलमेर की भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पे मिलेगी ये, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सिरोही, सीकर, नीमका थाना, चूरू। ठीक है। भूरी मिट्टी शाहपुरा, भिलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, करौली, शाहपुरा, टोंक, भिलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर। कच्छारी जलोढ़ मिट्टी भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, टोंक। काली मध्यम मिट्टी दक्षिणी पूर्वी जिलों। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर। मिश्रित लाल में काली मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। काफ़ी सारी मिट्टियाँ दे रखी है इसमें, तो इसको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। रेतीली जो मिट्टी है वो इधर मिलेगी हमको, ठीक, रेतीली बलुई मिट्टी हो गई, और मिट्टी हो गई। अब जो मिट्टी, ध्यान रखना, जिस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं होती है, मतलब सूख जाती है, मतलब कितना भी पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो शुष्क में मिलेगी। लेकिन ऐसी मिट्टी हो जिसमें थोड़ी बहुत नमी रह सकती है, चाहे वो रेतीली ही क्यों ना हो, वो हमको इन क्षेत्रों में मिलेगी। फिर जो भूरी मिट्टी है वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगी, अरावली के पास वाले क्षेत्रों में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। कारण क्योंकि अरावली के ऊपर लोहा पाया जाता है, झंक लग जाता है, झंक के कारण वो मिट्टी लाल हो जाती है, और जब वो दूसरी मिट्टी में मिलती है तो उसका रंग भूरा हो जाता है, लाल पीली मिट्टी फिर भूरी हो जाती है। तो अरावली से बह के आएगी तो वो जहाँ पे अरावली के द्वारा जो नदियाँ बह के जाएगी उन क्षेत्रों में लाल भूरी मिट्टी मिलेगी। और अब देखना, बनास नदी काफी तीव्र गति से गई और यहाँ से जो मिट्टियाँ लेके गई वो बिछा दी। अब हर साल ये मिट्टी इतनी तेज नहीं जाएगी, हर साल ये नदी इतनी तेज नहीं बहेगी, ये कभी कभी इतनी ज्यादा बारिश आती है, तो क्या होगा कि इसके आसपास के क्षेत्रों में तो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, लेकिन जब ये नदी काफी तेज बहाव के साथ जाती है तो इसके ही थोड़े थोड़े दूर क्षेत्रों के अंदर हमको भूरी मिट्टी मिलती है, ठीक है, लाल पीली भूरी मिट्टी ये कहा जाता है। काली मिट्टी मिलेगी, लेकिन यही काली मिट्टी जब दूसरी मिट्टियों में मिल जाएगी तब इसको हम मध्यम काली मिट्टी कह देंगे। तो यहाँ पे तो काली मिलेगी, लेकिन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये कगार भूमि खत्म होने लगती है, ठीक है, जो लावा का पठार है वो खत्म होने लगता है, उसके बाद कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पहुंच तो गई, लेकिन इसके साथ दूसरी मिट्टियाँ मिल गई, तो उस तरह की मिट्टियाँ। तो इसको अच्छे से समझने के लिए अब काफ़ी सारी मिट्टियाँ दे रखी है इसके अंदर, तो अच्छे से समझना पड़ेगा। 8 पॉइंट है, फिर क्लास खत्म करते हैं। मानसून पर निर्भरता, ठीक है, राजस्थानी कृषि की विशेषताएं जो है देखना, खाद्यान्न फसलों की अधिकता, जीविकोपार्जन का साधन, सिंचाई के साधनों की कमी, मानव श्रम का ज़्यादा उपयोग, नवीन कृषि तकनीकों और प्रौद्योगिकी का कम उपयोग, कृषि जोतों का बड़ा आकार, और मिश्रित मिश्रित कृषि। ये कारण दे रखे हैं, विशेषताएं दे रखी है। किसान, राजस्थान में किसान कृषि काफ़ी कम हो पाती है, यही कहा जा रहा है।
क्यों कम हो पाती है उसके कारण बताए जा रहे हैं। इसलिए अब एक ही लाइन हमारे सामने दे दी, पहले ही दे दी गई, हम यही नहीं कह पाए कि ज़्यादा होती है या कम होती है, कह दिया कि काफ़ी कम होती है। तो फिर हमको कारण ही बताने पड़ेंगे कम क्यों होती है। कह दिया जाता है कि ज़्यादा होती है राजस्थान के अंदर, जैसा भूभाग है उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा होती है, तब हमको फ़ायदे बताने पड़ते हैं। तो लैंग्वेज जो दे रखी है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसलमेर के अंदर काफ़ी कम कृषि होगी, अरावली के अंदर हम कर ही नहीं सकते हैं, सीढ़ीनुमा करेंगे कितनी कर लेंगे, ज्वार बाजरा मक्की यही उगा, बाजरा नहीं उगा पाएंगे, ज्वार मक्की उगा पाएंगे, ठीक है। इन क्षेत्रों में तो पाली जैसे क्षेत्रों में नहीं यही उगा पाएंगे। मैदानी भाग है राजस्थान के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा फसलें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैदान है, जलोढ़ मिट्टी है और काफ़ी सारे लोग भी निवास करते हैं। ज़्यादा जनसंख्या वही निवास करेगी जहाँ पे मीठा पानी मिले, जहाँ पे समतल मैदान मिले, जहाँ पे नदियाँ मिले, जहाँ पे खेत मिले, जहाँ पे खलिहान मिले, जहाँ पे कृषि भूमि मिले, जहाँ पे पानी मिले, जहाँ पे वर्षा टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। ऐसी फिर ये पठार आ गया वापस, तो यहाँ पे खेती तो होती है लेकिन मैदानी भाग ज़्यादा होती है। क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 61.11% यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ये लगभग 10% 9% हिस्सा रखता है। फिर ये जो भाग है 23% हिस्सा रखता है। ये जो भाग है 7.89% हिस्सा रखता है, 6.89% हिस्सा रखता है। आज की क्लास कैसी लगी? मैप को समझने के आधार पे, राजस्थान को समझने के आधार पे कुछ क्वेश्चन हो जरूर पूछना, आंसर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।